everyone, welcome to your very own Easily. This is Dr. Sudha, your mentor for biology. So, आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अबाउट डीएनए रेप्लिकेशन, जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस के लिए, मीन्स जो कैरेक्टर्स को ट्रांसफर करेगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, दैट मॉलिक्यूल इज नाउ वर्ल्ड वाइड नोन, इट इज डीएनए. ठीक है, तो हमने हमारे प्रीवियस डिस्कशंस के अंदर डिस्कस किया अबाउट देयर स्ट्रक्चर, और हमने साथ ही साथ ये भी डिस्कस किया था कि किस तरह से जो जेनेटिक मटेरियल है उसको सर्च किया गया, क्या उसकी स्ट्रक्चर है, और कैसे प्रूव किया गया कि जो डीएनए है वो ही है एक आइडियल जेनेटिक मटेरियल. ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा, हमने ये समझा था कि डीएनए से डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है. ठीक है, डीएनए से डीएनए कॉपी बनने का मतलब रेप्लिकेशन, राइट. सारी के सारी इंफॉर्मेशन किसके पास स्टोर है? दैट इज स्टोर्ड विद डीएनए. तो डीएनए से इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाए जिससे कि प्रोटीन्स बनवाई जा सके सेल के अंदर, क्योंकि डीएनए तो बैठा बेटा न्यूक्लियस के अंदर, राइट. हमने ये देख लिया कि डीएनए से डीएनए कॉपी मतलब रेप्लिकेशन कैसे होता है, दैट वी हैव वेरी वेल अंडरस्टूड. तो आज का जो हमारा डिस्कशन है, अब हम ये देखेंगे कॉपी तो बन गई, ठीक है, और डीएनए कहाँ है? न्यूक्लियस के अंदर है. तो क्या जो इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास वो डीएनए खुद लेकर जाए न्यूक्लियस से निकलकर बाहर साइटोप्लाज्म में? क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन्स हैं वो कहाँ पे बनती हैं? वो बनती हैं बेटा साइटोप्लाज्म में. एक सेल के अंदर न्यूक्लियस के बाहर जो है दैट इज सारा साइटोप्लाज्म. ठीक है, तो हम इन सब बातों के बारे में अभी डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट एक बार जल्दी से ये देख लेते हैं कि हमें इजीली ऐप के साथ जुड़ना कैसे है. ठीक है, चलो एक सेकेंड. ओके, तो इजीली ऐप के साथ जुड़ने के लिए हमें देखना पड़ेगा एक बार कि गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, इजीली ऐप को डाउनलोड करेंगे, और इजीली ऐप को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है? इफ़ यू आर अ न्यू यूज़र, यू विल फिल योर मोबाइल नंबर एंड देन यू विल क्लिक एट क्रिएट न्यू अकाउंट. तो जैसे ही आप न्यू अकाउंट पे क्लिक कर देंगे, आपसे मांगी जाएगी आपकी कुछ डिटेल्स, जिनको आप फिल कर देंगे जल्दी से, और क्लिक कर देंगे वेरीफाई विद ओटीपी के साथ. ठीक है, वेरीफाई विद ओटीपी करने के बाद जैसे ही आपको मिलता है एक ओटीपी नंबर, आपका नंबर हो जाता है वेरीफाई. जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, नंबर वेरीफाई होने के बाद आपके सामने खुलते हैं कुछ कोर्सेज, और जिसमें से आपको सिलेक्ट कर लेना है आपका अपना कोर्स, दैट इज नीट. और इसके बाद टिक कर देंगे विच क्लास, दैट इज 12th क्लास टॉपर्स बैच के लिए आप अपने आप को पूरी तरह से एनरोल कर पाते हैं. और आपसे पूछी जाएगी मतलब कुछ फीस है इस ऐप को कोर्स को परचेज करने के लिए. दैट फीस इज 8,999 रुपीज़. कुछ बच्चों को हो सकता है ये फीस थोड़ी सी डाइजेस्ट ना, मतलब हजम नहीं हो, कुछ चाहते हैं कि हमें फ्री में कोर्स मिल जाए. ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी की कुछ भी हो सकती है ना, ड्यू टू एनी रीज़न. इफ़ यू डोंट वांट टू पे द फीस, सिंपल से एक काम करेंगे, फ्री इजीली कूपन कोड को एंटर कर देंगे. जैसे ही ऐड टू कार्ट पर आपको वो पूछा जाएगा यूज़ कूपन कोड, तो आप क्या फिल कर देंगे? फ्री इजीली फिल करते ही आपको मिलती हैं एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रिपेयर्ड वीडियोस, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट. एंड नॉट ओनली वीडियोस, इसके साथ साथ आपको मिलेगा पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल. ठीक है, एनोटेटेड पीपीटीज, और साथ ही आपको मिलती है डीपीपी, डेली प्रैक्टिस पेपर्स. और उनमें अगर कोई भी डाउट आता है तो आप हमें वो डाउट्स आपके हमसे पूछ सकते हैं, राइट. तो विद दिस लेट अस स्टार्ट विद अवर टुडेज टॉपिक, मतलब डीएनए से आरएनए कैसे बनवाया जाए, डीएनए से आरएनए कैसे बनवाया जाए. और इस प्रोसेस को हमने क्या समझा था? हमने बोला था ट्रांसक्रिप्शन. ठीक है, डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस है दैट इज ट्रांसक्रिप्शन. तो जैसा कि हमें पता है ना, सेंट्रल डोग्मा क्या कहता है बेटा? लेट अस राइट इट हियर. व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ सेंट्रल डोग्मा? बार बार हम समझ चुके हैं अब. तो सेंट्रल डोग्मा जो है, फ्रांसिस क्रिक ने ये जो कॉन्सेप्ट दिया था,
सारी अब तक की जो हमने डिस्कशंस की हैं, जो अब तक की हमारी स्टडीज़ हैं, उनसे हमें ये पता लग चुका है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो किसके पास स्टोर है, दैट इज स्टोर्ड विद डीएनए। ठीक है, तो डीएनए के पास जो इंफॉर्मेशन है, अगर वो इंफॉर्मेशन एक दूसरे सेल में या नेक्स्ट जनरेशन में अगर भिजवानी है तो उस इंफॉर्मेशन की एक कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इस कॉपी को हमने, कॉपी से डीएनए कॉपी बनने के प्रोसेस को हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है बेटा दैट इज रेप्लिकेशन। व्हाट इज दिस? दिस इज रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए बन जाए, राइट, और इस डीएनए से बन जाए अगर आरएनए। क्यों बनेगा आरएनए? जेनेटिक इंफॉर्मेशन ले जाने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा मैसेंजर जो मैसेज ले जाए डीएनए का और क्या बनवा दे, प्रोटीन्स बनवा दे। ठीक है, मान लो जैसे ये हमारे पास, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास मान लो क्या है, एक सेल है, ये हमारे पास एक सेल है। ठीक है, इस सेल के अंदर है हमारे पास न्यूक्लियस, न्यूक्लियर पोर भी है, इस न्यूक्लियस के पास न्यूक्लियर पोर्स भी हैं, और यहाँ पे क्या है, ये क्रोमेटिन जो फाइबर्स पड़े, दिस इज ऑल डीएनए थ्रेड, डीएनए क्रोमेटिन मटेरियल है, राइट। ये क्या है बेटा? दीज आर न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर पोर, राइट, ओके। और ये क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज जेनेटिक मटेरियल। मतलब क्या है? डीएनए कंडेंस्ड फॉर्म में है, क्रोमोसोम्स या क्रोमेटिन मटेरियल। ठीक है, वेट, ओके। अब जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा? डीएनए। इस जेनेटिक मटेरियल की कॉपी बन गई, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन हो गया। अब जो भी इंफॉर्मेशन है इसके पास, इसको भिजवानी कहाँ है? यहाँ साइटोप्लाज्म में। ये क्या है बेटा? साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अंदर डीएनए खुद तो जाएगा नहीं बाहर निकल के, तो ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ये भेजता है बेटा इस आरएनए को। लेट अस चेंज द कलर। ये आरएनए, आरएनए बन के कहाँ आता है? न्यूक्लियर पोर से निकल के बाहर आता है। ये है आरएनए। ठीक है, तो आरएनए डीएनए से बनता है। ठीक है, अब ये आरएनए कहाँ आ गया बेटा? इन साइटोप्लाज्म। आरएनए आ गया इन साइटोप्लाज्म, और ये क्या करेगा? ये बनवाएगा प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस। कैसे बनाएगा वो हम सारा प्रोसेस ट्रांसलेशन में समझेंगे। फिलहाल हमें ये पता है डीएनए से आरएनए बनवाना है आज की क्लास में हमें, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये बातें हमें क्लियर होनी चाहिए। आरएनए से क्या बनेंगे बेटा? प्रोटीन्स। आरएनए से बनेंगी प्रोटीन, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसलेशन। इस प्रोसेस को बोलेंगे हम ट्रांसलेशन। ठीक है, इतनी बात हमें क्लियर है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि डीएनए से आरएनए कैसे बनेगा। अब एक चीज को समझना, देखो, जब डीएनए से डीएनए बन रहा था, मतलब रेप्लिकेशन हो रही थी, हमने क्या किया था? हमने पूरे के पूरे 2.2 मीटर के जो थ्रेड है, जो डीएनए का स्ट्रैंड है, उसकी पूरी कॉपी एक नई बनेगी। मतलब पूरे के पूरे स्ट्रैंड की क्या होगी? रेप्लिकेशन होगी, एक नया स्ट्रैंड बनेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, ये पूरा का पूरा हमारे पास था बेटा डीएनए का स्ट्रैंड। ठीक है, इस पूरे स्ट्रैंड की कॉपी बननी थी। हाँ, एकदम से इकट्ठी नहीं बनेगी, कुछ कुछ पार्ट खुलता जाएगा, कुछ कुछ धीरे धीरे मतलब पार्ट की कॉपी होती जाती है, बट पूरा का पूरा पार्ट रेप्लिकेट करता है। बट जब हम आज एक ट्रांसक्रिप्शन की बात करेंगे, तो ट्रांसक्रिप्शन, सबसे पहली बात याद रखोगे, ट्रांसक्रिप्शन इंटायर डीएनए से नहीं होता है। इंटायर डीएनए इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन। कुछ पार्ट, डीएनए का कुछ पार्ट दैट इज इन्वॉल्व्ड इन ट्रांसक्रिप्शन, मतलब आरएनए को बनाने में। Right? The process of copying genetic information from one strand. Definition देखो बेटा, according to NCERT, the process of कॉपी करना, कॉपी करना है, ध्यान से सुनना, किसको कॉपी कर रहे हैं? जेनेटिक इंफॉर्मेशन को। कॉपिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए के एक स्ट्रैंड से, ना कि दोनों स्ट्रैंड से, एक स्ट्रैंड से, फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए इनटू आरएनए इज टर्म्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, तो इसका मतलब डीएनए को हम टेम्पलेट मान के, डीएनए को टेम्पलेट मान के हम बनवाएंगे एक नई कॉपी, एक स्ट्रैंड की, याद रखेंगे एक स्ट्रैंड की। तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटैरिटी तो यहाँ भी काम करेगी। ठीक है,
एडेनिन के सामने थायमिन आना चाहिए, बस एक इतनी सी बात चेंज हो जाएगी कि अब थायमिन की जगह पर क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। ठीक है, तो जब हम कॉपी बनाएंगे ना, तो मान लो ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, इस डीएनए का अगर मैं इसको खोल दूं तो मेरे पास आती है बेटा ये दो स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, एक स्ट्रैंड है 5 प्राइम एंड पे, एक है 3 प्राइम और दूसरा है 3 प्राइम, एक है 5 प्राइम। तो हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर कॉपी बनाएंगे एक स्ट्रैंड के ऊपर, राइट। तो इसका मतलब जब इससे आरएनए बनेगा, तो आरएनए के ऊपर वो सब कुछ होगा, बस थायमिन जहां पे आना चाहिए वहां आ जाएगा यूरेसिल। आपको पता है ये बात। ठीक है, तो मान लो ये एक स्ट्रैंड कौन सा मान रही हूं मैं, डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से एक होता है बेटा कोडिंग स्ट्रैंड, दूसरा होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी हमें किसके ऊपर चाहिए, हमें चाहिए टेम्पलेट स्ट्रैंड से हम बनवाएंगे आरएनए। इंफॉर्मेशन किसकी यूज करेंगे, इस कोडिंग स्ट्रैंड की। ठीक है, तो एडेनिन की जगह थायमिन अगर आएगा तो बस यूरेसिल आ जाएगा। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, यूरेसिल, एडेनिन, बस यही फर्क रहेगा कि एडेनिन की जगह पे क्या आ रहा है बेटा, दैट इज यूरेसिल आ रहा है। एडेनिन के सामने पेयरिंग किसकी हो रही है, यूरेसिल की, ना कि थायमिन की, राइट। ओके, तो इसका मतलब कॉम्प्लीमेंटैरिटी जो है वो यहाँ भी वर्क कर रही है। हियर ऑल्सो द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्प्लीमेंटैरिटी governs the process of transcription. Except the adenosine complements now form base pair with uracil. तो सिंपल सी बात लिखेंगे, ए के सामने क्या आ जाएगा, यूरेसिल, क्योंकि ये आरएनए है, इंस्टेड ऑफ थायमिन। तो अब थायमिन का रोल यहाँ पर नहीं रहेगा, क्या आ जाएगा, यूरेसिल। However, unlike in the process of replication, which once set in, total DNA of an organism gets duplicated. Replication के अंदर पूरा का पूरा जो DNA है वो अपनी कॉपी बनाता है। ठीक है, अब इस बात को बहुत ध्यान रखना है, ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में दिस इज द मेजर डिफरेंस कि ट्रांसक्रिप्शन कभी भी पूरे के पूरे DNA का नहीं होता है, कुछ पार्ट्स का होता है, कुछ यूनिट्स का होता है। In transcription, only a segment of DNA, सिर्फ एक सेगमेंट का, and only one of the strands, कौन सा स्ट्रैंड होगा बेटा, वो कॉपी होगा, that is on the template strand, एक होगा coding strand copied into RNA. This necessitates defining the boundaries that would be demarcate the region and the strand of DNA that would be transcribed. मतलब ये जो सारी बात हमने समझी उसका मतलब समझेंगे कि हमारे पास ये एक बेटा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, क्या है ये, एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। ठीक है, अगर हम इसको कॉपी करेंगे तो हमारे पास एक तरह से इसके देखो दो स्ट्रैंड्स हैं। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके समझें तो एक स्ट्रैंड बेटा मेरे पास ये होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा हो गया 3 डैश टू 5 डैश। ये है कोडिंग स्ट्रैंड। ये कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। तो जब हम और इसको लिख लो टेम्पलेट स्ट्रैंड, इसके बारे में बात करेंगे हम। तो जब हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन की, हमें पता था ये पूरा का पूरा इंटायर जो थ्रेड है इसकी कॉपी बनेगी। बट जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रहे हैं तो हो सकता है मैं इतने पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन करा दूं, इतने पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो। ठीक है, इतने पार्ट का ट्रांसक्रिप्शन हो, मतलब ये क्या है, दिस इज वन सेगमेंट ऑफ डीएनए। ठीक है, जिसको हमने ट्रांसक्रिप्शन, मतलब इससे हमें आरएनए बनवाना है। वन सेगमेंट ऑफ डीएनए used to form RNA, right? Okay. तो इसका मतलब अगर मैं इतने सेगमेंट को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बोल दूं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ये ना एक इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट है। फंक्शनल यूनिट मतलब हमने क्या बोला, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज जीन, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, इतना पार्ट अगर
पूरा का पूरा डीएनए नहीं करवाएंगे, हम आरएनए बनाने के लिए यूज़ नहीं करेंगे, जैसे कि हमने रेप्लिकेशन में पूरा का पूरा डीएनए कॉपी करवाया था। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट को, एक पार्ट को यूज़ कर रहे हैं, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इट इज इंडिपेंडेंट यूनिट, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट, इंडिपेंडेंट फंक्शनल यूनिट। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं एक यूनिट को ले रही हूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, मेरे पास एक तरफ एक एंड से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा और एक एंड पे मुझे ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस खत्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं यहीं पर आपको बताऊं तो ये कुछ जो पार्ट है ट्रांसक्रिप्शन, ये मैंने यूनिट बनाया, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, राइट। और एक तरफ ये वाला एंड है, जहां से ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होगा उसको मैं बोलूंगी प्रमोटर साइट, और जहां पे एंड होगा उसको मैं बोलूंगी टर्मिनेटर साइट, टर्मिनेटर साइट। और ये जो बीच में आ गया इसको मैं बोलूंगी स्ट्रक्चरल जीन, है तो बेसिकली जीन ही ना, ये स्ट्रक्चरल जीन। फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल यूनिट डीएनए का क्या है, जीन है। तो हम इतने इतने पार्ट को ट्रांसक्रिप्शन में यूज करेंगे आरएनए बनाने के लिए। तो जहां से हम आरएनए की सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे उसको हम बोलेंगे प्रमोटर, जहां हम एंड करेंगे हम उसको बोलेंगे टर्मिनेटर। जो बीच का पार्ट है जिसकी हमें कॉपी बनवानी है, जो इन्फॉर्मेशन है हम आरएनए के ऊपर कॉपी करवाएंगे, उसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो अभी के लिए इतना समझो कि व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ओके, अब एक क्वेश्चन एनसीईआरटी जो हमसे पूछ रही है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि क्यों हम दोनों स्टैंड्स की कॉपी क्यों नहीं बनवा पाते। मतलब डीएनए के दो स्टैंड्स हैं, क्यों हम ये बोल रहे हैं कि हम तो टेम्पलेट स्टैंड से बनवाएंगे कॉपी। तो क्वेश्चन का आंसर देना है, व्हाई बोथ द स्ट्रैंड्स आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, इट हैज़ द सिंपल आंसर। ध्यान से समझना बेटा इस आंसर को, क्यों हम दोनों स्टैंड की कॉपी नहीं बनवा सकते। ठीक है, सबसे पहली चीज, अगर दोनों स्टैंड्स एज अ टेम्पलेट एक्ट करें, टेम्पलेट क्या होता है, जिसके ऊपर डिपेंडेंट होती है जो भी हम सिंथेसिस करवा रहे हैं। ठीक है, अगर दोनों स्टैंड्स एज अ टेम्पलेट एक्ट करें तो दे वुड कोड फॉर आरएनए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेस। एक सेकेंड, इसको ऐसे करके देखते हैं, एक सेकेंड सुनो। मेरे पास में मान लो ये दो स्ट्रैंड हैं, किसके, डीएनए के। ठीक है, पहले ये देखते हैं कि हम कौन से स्टैंड की कॉपी बनाएं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हमें कौन से स्टैंड की कॉपी बनवानी है। लेट अस अंडरस्टैंड कि हमें कौन से स्टैंड की कॉपी बनवानी है। ठीक है, चलो ये मैंने एक स्टैंड लिया और ये लिया मैंने दूसरा वाला स्टैंड। ठीक है, चलो मान लो इसके सामने है ए टी सी जी, ए सी जी टी ए सी, है ना। ये बेटा एक स्टैंड के ऊपर कोड है। अब देखो इसके सामने क्या होगा, टी ए जी सी टी जी सी ए टी जी। ठीक है, ये है एक डीएनए का स्टैंड। ये कौन सा स्टैंड है बेटा, डीएनए स्ट्रैंड है। दिस इज अ डीएनए स्ट्रैंड, राइट। चलो अब अगर मैं मान लो ये है 5-3- और ये है 3-5-। अब अगर मान लो मैं इस वाले स्टैंड की कॉपी बनवाऊं 5-3- की, देखो क्या बनेगा। तो मुझे इसको कॉपी करना है ना, जब मैं इसको कॉपी करूंगी तो मेरे पास कॉपी करके कोड क्या आ जाएगा, देखना अभी आरएनए बनेगा। टी के सामने ए आना चाहिए, चलो आ गया ए के सामने टी आना चाहिए, यहाँ आ गया यू। जी के सामने आ गया सी के सामने आ गया जी, टी के सामने आ गया ए, जी के सामने आ गया सी के सामने जी, ए के सामने टी के सामने ए, जी के सामने सी। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं, ये क्या बना है बेटा, ये बना है आरएनए। ये क्या बना है, आरएनए। दिस इज आरएनए। ठीक है, तो इस आरएनए के ऊपर जो कोड आया है दैट इज एग्जैक्टली
इसके बराबर नहीं है, सेम ऐसे ही है ना। तो ये तो मतलब एक तरह से डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड बन गया। हमें क्या चाहिए, ये कौन सा स्ट्रैंड था 5' वाला, दिस इज कोडिंग, दिस इज कोडिंग, और ये क्या था, टेम्पलेट था। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड के ऊपर है कोड्स। मुझे क्या चाहिए, कोडिंग स्ट्रैंड के कोड्स की कॉपी बनवानी है। ठीक है, तो मैं कोडिंग स्ट्रैंड को ही कॉपी अगर करूंगी तो मेरे पास एक दूसरा डीएनए का स्ट्रैंड आ जाएगा। ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, मुझे एक ऐसा स्ट्रैंड चाहिए जिसके ऊपर कॉपी किसकी बने, कोडिंग स्ट्रैंड के कोड्स की। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी कराऊंगी, मैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी कराऊंगी। तो ध्यान से देखेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करवाने पर क्या होगा। ये बनवाया बेटा मैंने टेम्पलेट स्ट्रैंड। ठीक है, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर, इस टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो कॉपी जब मैं बनवाऊंगी यहाँ पे, तो यहाँ आ जाएगा ए के सामने टी की जगह आ गया यू। ठीक है, टी की जगह आ गया ए, सी जी, जी की जगह सी, ए की जगह यू, सी की जगह जी, जी की जगह सी, देन टी की जगह ए की जगह फिर यू, और सी की जगह आ गया जी। ठीक है, अब आप ध्यान से देखो, अब मेरे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करने के बाद जो मेरे पास आरएनए आता है, इस आरएनए के ऊपर एग्जैक्टली कोड किसके हैं, देखो आप, ये कोडिंग स्ट्रैंड के। तो कोडिंग स्ट्रैंड के कोड्स की कॉपी बन गई आरएनए के ऊपर, बट उसके लिए मुझे यूज करना पड़ा डीएनए का एक स्ट्रैंड जिसको मैंने बोला टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर जब हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को कॉपी करवाएंगे तो हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड के कोड्स आ जाएंगे। ठीक है, ये हुआ एक जनरल सा पर्पस समझने का कि हम टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज क्यों करते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे आओ। मेरे पास मान लो ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ठीक है, अगर इसके दोनों स्ट्रैंड कॉपी बनाएं, इफ बोथ स्ट्रैंड्स मेक कॉपी, मेक आरएनए, ठीक है, तो इसका मतलब मेरे पास बनेंगे दो डिफरेंट प्रोटीन्स, टू डिफरेंट प्रोटीन्स। ठीक है, दो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेगी तो अपने आप में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाएगा कि एक ही सेगमेंटेड डीएनए का और उससे प्रोटीन बन रही है, वो भी दो डिफरेंट तरह की, दैट विल बी क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम। ठीक है, और अगर दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए बना रहे हैं तो इसका मतलब कितने आरएनए बनेंगे हमारे पास, 2 आरएनए, 2 आरएनए। अब ये आरएनए कहीं ना कहीं अपने आप में कॉम्प्लीमेंट्री है। ठीक है, जैसे कि ये है, तो दिस बोथ कैन ज्वाइन, बोथ आरएनए कैन ज्वाइन, और क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कैन ज्वाइन टू फॉर्म डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। ठीक है, डबल स्ट्रैंडेड आरएनए बना देंगे ये। तो डबल स्ट्रैंडेड अगर आरएनए बन गए तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, एक तो दो डिफरेंट प्रोटीन्स, दो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, जो कि हमें नहीं चाहिए, तो दैट विल क्रिएट मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्सिटी। तो आई होप हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है। अब हम देखते हैं एक बार एनसीईआरटी क्या कहती है। इफ बोथ द स्ट्रैंड्स एक्ट्स एज अ टेम्पलेट, अगर दोनों को ही हमने एज अ टेम्पलेट यूज कर लिया, they would code for RNA molecule, ठीक है, with different sequences। रिमेंबर, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये नहीं है कि आइडेंटिकल स्ट्रैंड बने। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पेयरिंग जो है वो ए और यू की, ए से यू आएगा ए के सामने, है ना। तो दैट इज नॉट आइडेंटिकल, दैट इज कॉम्प्लीमेंटारिटी, मतलब बेस पेयरिंग जो है वो फिक्स है। एंड इन टर्न इफ द कोड फॉर प्रोटीन्स, अब वो दो आरएनए जो बन गए डिफरेंट सीक्वेंसेस के, जब वो प्रोटीन के लिए कोड करेंगे तो डिफरेंट अमाइनो एसिड्स बनेंगे। ठीक है, प्रोटीन्स डिफरेंट बनेंगी, राइट, वुड बी डिफरेंट। हेंस एक ही डीएनए का सेगमेंट वो कोड कर रहा है दो डिफरेंट प्रोटीन्स के लिए। वेरी स्ट्रेंज इट इज, एंड दिस वुड कॉम्प्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर मशीनरी। तो एक ही यूनिट की कॉपी हम भेज रहे हैं, एक ही जगह से हम इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, वो भी दो डिफरेंट तरह की इंफॉर्मेशन। तो ये समझ में नहीं आएगा कौन सी इंफॉर्मेशन को फॉलो करना है। तो अगर दोनों इंफॉर्मेशन फॉलो हो गई तो डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनेंगी। तो अगर डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स बनेंगी तो इसका मतलब पूरी की पूरी मशीनरी जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगी।
ठीक है। ओके, सेकंड, द 2 RNA मॉलिक्यूल्स अगर प्रोड्यूस हो जाए साइमल्टेनियसली, दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होने की वजह से क्या बना देंगे, डबल स्ट्रैंडेड RNA, और ये प्रिवेंट करेगा RNA को ट्रांसलेट होने से प्रोटीन के अंदर, और एक्सरसाइज ऑफ ट्रांसक्रिप्शन विल बिकम अ फ्यूटाइल वन। वेस्ट हो जाएगी बेटा ये जो हमने इतना सारा काम किया कि DNA से RNA बनवाया, अगर डबल स्टैंडर्ड RNA बन गया तो फिर वो ट्रांसलेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो आई होप हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया है कि क्यों एक ही स्ट्रैंड यूज किया जाता है। पहला क्वेश्चन क्या था, क्यों हम कोडिंग स्ट्रैंड की कॉपी नहीं बनवाते, हम किसकी बनवाते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड की। टेम्पलेट स्ट्रैंड की कॉपी बनवाएंगे तो हमारे पास ऑटोमेटिकली कोडिंग स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन आ जाएगी RNA के ऊपर। नंबर 2 हमने ये देखा, अगर दोनों स्ट्रैंड कॉपी कराएंगे तो हमारे पास डिफरेंट टाइप की प्रोटीन आएगी। नंबर 3 हमने ये देखा कि हमारे पास आएगा डबल स्टैंडर्ड RNA जो ट्रांसलेशन नहीं करवा पाएगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट वाला कंसेप्ट हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। कोई भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अब देखो आपके सामने ये DNA का डबल स्ट्रैंड है। ठीक है, 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड इसको मान लो ये वाली कोडिंग है सारी, और इसके ऊपर है ये, तो हम इसको यूज कर रहे हैं बेटा। याद रखना जो 3' to 5' वाली पोलैरिटी है उसको हम एज ए टेम्पलेट यूज करेंगे। याद कैसे रखेंगे, T4 टेम्पलेट, T4 3, तो 3' to 5' वाली पोलैरिटी का जो DNA का स्ट्रैंड है दैट इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट स्ट्रैंड, इससे बनेगा RNA। ठीक है, और जो नेक्स्ट है 5' to 3 वाला है वो है कोडिंग स्ट्रैंड, ये कॉपी होगा किसके ऊपर, RNA के ऊपर। राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो इन्फॉर्मेशन मैं आपके तक पहुंचा रही हूँ, तो वो कॉपी देखना पड़ेगा मुझे कौन सी है। तो वो कॉपी RNA किससे कॉपी बनवाएंगे हम, टेम्पलेट से। कोड किसके होंगे, कोडिंग स्ट्रैंड, किसने नाम से याद रखो, कोडिंग स्ट्रैंड के कोड होंगे। ओके, नेक्स्ट देखो, अब देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट DNA का वो फंक्शनल पार्ट है, वो दैट इंडिपेंडेंट यूनिट है। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन DNA इज डिफाइंड प्राइमरली बाय द 3 रीजन्स इन DNA। जैसे कि हमने अभी भी समझा, ये कौन सा स्ट्रैंड है बेटा, 3' to 5' वाला टेम्पलेट स्ट्रैंड। 5' to 3 वाला कौन सा स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड। ये 2 स्ट्रैंड है। तो जब भी हम प्रमोटर या टर्मिनेटर की बात करते हैं, अब किस तरफ हमें प्रमोटर लगाना है, किस तरफ हमें टर्मिनेटर लगाना है, तो उसके लिए हम बेस मानते हैं कोडिंग स्ट्रैंड को। ठीक है, देखो कोडिंग स्ट्रैंड का कोड कॉपी होना है RNA के ऊपर, है ना। RNA बनेगा किससे, टेम्पलेट स्ट्रैंड से। तो कोडिंग स्ट्रैंड कहता है कुछ काम तो मुझे भी दो, है ना। तो हमने ये बोला ठीक है, हम एक काम करते हैं, जो प्रमोटर साइट है जहां से ट्रांसक्रिप्शन शुरू होगी, अगर वो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' एंड की तरफ लगी है, मतलब हम कोडिंग स्ट्रैंड को बेस मान रहे हैं कि किस तरफ प्रमोटर लगेगा, तो प्रमोटर लगेगा कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ, कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ। ठीक है, ये चीज, इसको हमने बोला प्रमोटर। यहाँ से क्या होती है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होती है। और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' की तरफ हम लगवाएंगे टर्मिनेटर। यहाँ पे क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप्स। यहाँ क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप कर जाती है। ठीक है, तो हमारे पास है बेटा 3 यूनिट्स, एक प्रमोटर है, बीच का जो यूनिट आ गया दैट इज स्ट्रक्चरल जीन, और बेसिकली ना ये वाला पार्ट है फंक्शनल पार्ट, जहां से ट्रांसक्रिप्शन होगा, स्ट्रक्चरल जीन और एक टर्मिनेटर। ठीक है, चलो आगे आओ। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात हम कर रहे हैं। देयर इज अ कन्वेंशन इन डिफाइनिंग द 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, अब देखो दोनों स्ट्रैंड्स को, मतलब हम ये देखना है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है कि हम कैसे डिफाइन करें कि वेयर इज प्रमोटर एंड वेयर इज टर्मिनेटर। तो सिंस 2 स्ट्रैंड्स के पास अपोजिट पोलैरिटी है, ठीक है, और DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज कैटालाइसिस, देखो हमने ये समझा था जो DNA पॉलीमरेज था एंजाइम, वो न्यूक्लियोटाइड्स का पॉलीमर बनवाता है, किस डायरेक्शन में, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो RNA पॉलीमरेज हमें क्या बनाना है, DNA से अब RNA बनाना है। तो इसका मतलब अब हमें एंजाइम कौन सा चाहिए होगा इस पूरी प्रोसेस में, दैट इज RNA का जो पॉलीमर बनवा दे, दैट इज RNA पॉलीमरेज। और ये किसको यूज करके काम करेगा, DNA टेम्पलेट को।
टेम्पलेट का मतलब हमने समझा था डिपेंडेंट, तो इसका मतलब इसका पूरा नाम हम क्या रख देंगे, डीएनए डिपेंडेंट। डीएनए डिपेंडेंट, ठहरो इसको अच्छे से लिखो, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो ये भी यही कहता है, ये कहता है कि अगर डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' पॉलीमराइजेशन करवाता है तो मैं भी 5' to 3' पे ही पॉलीमराइजेशन करवाऊंगा। तो दोनों स्ट्रैंड्स के पास अपोजिट पोलैरिटी है और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज ये भी कैटालाइज जो करवाएगा, पॉलीमर्स को ज्वाइन करवाएगा, वो भी एक डायरेक्शन पॉलीमराइजेशन, ओनली वन डायरेक्शन, दैट इज 5' to 3'। तो इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर डीएनए पॉलीमरेज 5' to 3' काम कर रहा है तो आरएनए पॉलीमरेज भी 5' to 3' काम करेगा, ठीक है। दैट हैज द पोलैरिटी 3' to 5' दैट विल एक्ट एज अ टेम्पलेट, ठीक है। इज ऑल्सो रेफर टू एज टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये बात तो हम समझ चुके हैं। दूसरा स्ट्रैंड जो है जिसकी 5' to 3' पोलैरिटी है उसको हम बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और सीक्वेंस सेम है आरएनए का, एक्सेप्ट थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा बेटा, यूरेसिल आ जाएगा, इज डिस्प्लेस्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, राइट। स्ट्रेंजली दिस स्ट्रैंड जो किसी और चीज के लिए कोड नहीं करता है, विच डज नॉट कोड फॉर एनीथिंग, फिर भी हम इसको नाम क्या दे रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। हम क्या नाम दे रहे हैं इसको, कोडिंग स्ट्रैंड। ऑल द रेफरेंस पॉइंट वाइल डिफाइनिंग अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, उसके लिए हम बेस मानेंगे किसको, कोडिंग स्ट्रैंड को। तो कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ हम लगाएंगे प्रोमोटर साइट, और कोडिंग स्ट्रैंड के 3' की तरफ कौन सी लगेगी, टर्मिनेटर साइट, ठीक है। तो ये देखो कोडिंग स्ट्रैंड है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। आरएनए पॉलीमरेज पूरा नाम क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, तो वो पॉलीमराइजेशन करवाएगा कौन सी डायरेक्शन में, 5' to 3 डायरेक्शन में, ठीक है। चलो अब देखो, प्रमोटर और टर्मिनेटर दे आर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। हम समझ चुके हैं पूरा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स द 5' एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड या स्ट्रक्चरल जीन, अब जिस तरफ प्रमोटर एंड अटैच है, प्रमोटर साइट वाली जगह को हम बोलेंगे अपस्ट्रीम एंड। क्या बोलेंगे, अपस्ट्रीम एंड। दिस इज अपस्ट्रीम ऑफ जीन, राइट। जहाँ पे कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ प्रमोटर साइट लगेगी और उस एंड को बोला जाता है अपस्ट्रीम एंड। और जहाँ पे टर्मिनेटर साइट अटैच है 3' पर, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' पर, दैट इज टर्मिनेटर साइट अटैच है, तो वहाँ हम बोलेंगे डाउनस्ट्रीम एंड। क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम एंड। इट्स अ डीएनए सीक्वेंस। बेसिकली है क्या बेटा, ये जो मैं बात बोल रही हूँ बार बार, प्रमोटर टर्मिनेटर कुछ नहीं है, ये भी क्या है, दीज आर अ डीएनए सीक्वेंस। ये सिंपल क्या करेंगे, बाइंडिंग के लिए जगह प्रोवाइड करवाएंगे, किसको, आरएनए पॉलीमरेज को, ठीक है। provides binding site for RNA polymerase, and it is the presence of promoter। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रमोटर की प्रेजेंस ही ये डिफाइन करती है दैट विच वन इज टेम्पलेट एंड विच वन इज कोडिंग स्ट्रैंड, राइट। बाय स्विचिंग इट्स पोजीशन विद टर्मिनेटर, द डेफिनेशन ऑफ कोडिंग एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड भी रिवर्स हो जाएगी, राइट। अगर हमने प्रमोटर साइट को और टर्मिनेटर साइट की जगह चेंज कर दी तो फिर उसके रिस्पेक्ट में हमारी जो कोडिंग और टेम्पलेट स्ट्रैंड की अंडरस्टैंडिंग है वो भी खत्म हो जाएगी। हमने क्या बोला, अगर कोडिंग स्ट्रैंड के 5' की तरफ प्रमोटर ज्वाइन है तो इसका मतलब उसके सामने टेम्पलेट का कौन सा स्ट्रैंड है, 3' है, राइट। टर्मिनेटर कहाँ है, कोडिंग स्ट्रैंड के 3' की तरफ, टर्मिनेटर कोडिंग स्ट्रैंड के 3' की तरफ, नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड, ठीक है, इस तरफ है टर्मिनेटर, तो इसका मतलब ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का 5' वाला एंड है, राइट। तो अगर हम इसको डिस्प्लेस कर दें तो पूरी की पूरी डेफिनेशन कोडिंग और टेम्पलेट की डिफर हो जाएगी। तो ये देखो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट 5' 3', तो 3' वाले को आप मान लो टेम्पलेट स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, राइट। तो कोडिंग स्ट्रैंड की होगी 5' to 3', तो 5' की तरफ कौन लगा हुआ है कोडिंग स्ट्रैंड के, प्रमोटर, बाइंडिंग देगा ये आरएनए पॉलीमरेज को, और टर्मिनेटर क्या करेगा, पूरी की पूरी असेंबली को, पूरी की पूरी जो प्रोसेस को स्टॉप करवाने का काम करेगा। तो ये क्या है बेटा, आरएनए कोडिंग सीक्वेंस, मतलब स्ट्रक्चरल जीन्स हैं, दीज आर स्ट्रक्चरल जीन। आई होप हमें क्लियर हो गया है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होता है, ठीक है।
ओके, आगे आ जाओ। अब जब हम आगे आएंगे, द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूवर्ड्स द 3' एंड। टर्मिनेटर डाउनस्ट्रीम of the coding strand, right? And it usually defines the end of the terminator word को ही पकड़ लो बेटा, terminate करवा दे, जो end करवा दे ट्रांसक्रिप्शन को। ये क्या है? There are additional regulatory sequences that may be present further upstream or downstream to the promoter। कुछ और दो फैक्टर्स और आएंगे हमारे पास, जिसमें हम बोलेंगे सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, सिग्मा फैक्टर और रो फैक्टर, ठीक है। विल बी डिस्कस्ड व्हाइल डीलिंग विद रेगुलेशन जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? अच्छा, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की बात जो हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल जीन्स की, जब हम बात करेंगे तब हम हमारे नेक्स्ट डिस्कशन के अंदर करेंगे। अभी तक हमने क्या समझा? ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, प्रोमोटर साइट, टर्मिनेटर साइट, बीच में स्ट्रक्चरल जीन्स, और इसके अलावा हमें क्या चाहिए? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, एक सिग्मा फैक्टर चाहिए, एक रो फैक्टर चाहिए, ठीक है। चलो अब देखो, सबसे पहले ना हम बात कर लेते हैं, हम जो जीन की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन, जिसको हम कोडिंग, जिससे हम आरएनए बनवाएंगे, राइट। तो बेसिकली जीन क्या है? जीन एक फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। दो देयर इज नो एम्बिग्युइटी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है कि जो जीन्स हैं वो डीएनए के ऊपर लोकेटेड है, राइट। It is the difficulty to literally define a gene in terms of DNA sequence. फंक्शनल यूनिट है डीएनए का, बट जब हम डीएनए सीक्वेंस की बात करते हैं तब हमें जीन को डिफाइन करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। द डीएनए सीक्वेंस कोडिंग फॉर tRNA, फॉर rRNA, फॉर आर ऑल्सो डिफाइन अ जीन। मतलब ये आरएनए बनाने वाली भी तो क्या होगी? जीन होगी, राइट। उसकी तो हम कॉपी करवा रहे हैं। हाउएवर, जब हम जीन की बजाय हम सिस्ट्रोन को डिफाइन करने की कोशिश करें, सिस्ट्रोन क्या है? सिस्ट्रोन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? अ सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज फॉर्मिंग पॉलीपेप्टाइड, कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड। दैट मीन्स सिस्ट्रोन की डेफिनेशन देखो, इट इज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए, डीएनए का वो सेगमेंट जो क्या बनवाए? पॉलीपेप्टाइड, मतलब प्रोटीन बनवाए, ठीक है। तो उसको हम क्या बोल रहे हैं? सिस्ट्रोन। जब हम इसे द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्ट्रोनिक। यूकैरियोट्स के अंदर एक जीन से एक प्रोटीन, ठीक है, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक। और जब हम प्रोकैरियोट्स की बात करें तो इट कैन बी पॉलीसिस्ट्रोनिक। मोस्टली इन बैक्टीरिया प्रोकैरियोट्स एक उस सेगमेंट से, उस जीन से, उस सिस्ट्रोन से मैनी पॉलीपेप्टाइड्स कैन बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो ये एक जीन है बेटा। तो मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन हमें किसके अंदर दिखेगी? यूकैरियोट्स में। पॉलीसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन हमें किसके अंदर दिखेगी? प्रोकैरियोट्स में, बैक्टीरिया में। तो यहाँ पे देखो एक जीन है, इस जीन के ये वाला कोडिंग वाला पार्ट एक्सॉन, देन इंट्रॉन, एक्सॉन कोडिंग वाला पार्ट। तो इसको हमने बोला यूकैरियोट्स में इट इज सेड टू बी एज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल या व्हिच इज कोडिंग फॉर अ पॉलीपेप्टाइड, दैट इज मोनोसिस्ट्रोनिक इन यूकैरियोट्स। और पॉलीसिस्ट्रोनिक, देखो एक ही सेगमेंट है, 3 जीन्स हैं, दैट मीन्स एक सेगमेंट के ऊपर कई सारी जीन्स, तो कई सारी प्रोटीन्स, दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक। तो ये जब हम पढ़ेंगे लैक ऑपेरॉन के अंदर देखेंगे या जीन रेगुलेशन जब हम देखेंगे, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर कि कैसे दैट इज पॉलीसिस्ट्रोनिक इन प्रोकैरियोट्स, ठीक है। ओके, देखो अब हम बात करते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन के बारे में। यूकैरियोट्स के अंदर मोनोसिस्ट्रोनिक जो स्ट्रक्चरल जीन्स हैं बेटा, उनके पास हैव इंटरप्टेड कोडिंग सीक्वेंसेस। मतलब कैसे? ये देखो, एक पार्ट एक्सॉन का, ये कौन सा वाला पार्ट है? दिस इज कोडिंग, जो कोड करेगा। इट इज नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग इसको हमने बोला इंट्रॉन, देन एक्सॉन, देन इंट्रॉन, देन एक्सॉन, देन इंट्रॉन। तो ये है मोनोसिस्ट्रोनिक स्ट्रक्चरल जीन। तो यूकैरियोट्स दीज आर स्प्लिट। कोडिंग सीक्वेंसेस आर एक्सप्रेस्ड, सीक्वेंसेस आर डिफाइंड एज एक्सॉन्स। जो कोडिंग वाला पार्ट है दैट इज एक्सॉन्स, और एक्सॉन्स आर सेड टू बी दोज सीक्वेंस दैट अपीयर इन मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए। जब हम डीएनए से आरएनए बनाएंगे, स्टार्टिंग में जो आरएनए बनेगा दैट इज नॉट मैच्योर,
अब उसको मैच्योर करने के लिए हम क्या करेंगे, वी विल रिमूव इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स को ज्वाइन करवाएंगे, ठीक है। तो हमने ये बोला एक्सॉन्स वो वाले सीक्वेंसेस हैं जो एक मैच्योर आरएनए के अंदर दिखते हैं, मतलब कोडिंग वाले सीक्वेंसेस हैं, ठीक है। द एक्सॉन्स के बीच में किसने इंटरप्ट कर दिया, इंट्रॉन्स ने। और इंट्रॉन्स और इंटरवीनिंग सीक्वेंस ये मैच्योर और प्रोसेस्ड आरएनए के अंदर नहीं आएंगे, क्योंकि हम पहले ही क्या करा देंगे, स्प्लाइसिंग करा देंगे, कैपिंग और टेलिंग, वी विल अंडरस्टैंड, अभी हम समझेंगे, ठीक है। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट कर देता है डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ डीएनए सीक्वेंस, क्योंकि हमने ये समझा है जीन क्या है, फंक्शनल यूनिट है डीएनए का। फंक्शनल यूनिट तो फिर यहाँ पे हुआ एक्सॉन जो कोड करेगा, जिसके पास कोडिंग सीक्वेंस है, ठीक है। तो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट फर्दर कॉम्प्लिकेट्स द डेफिनेशन ऑफ जीन इन टर्म्स ऑफ अ डीएनए सेगमेंट। इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर जो है that is also affected by promoter and regulatory sequence of structural gene। तो इसलिए कभी कभी जो रेगुलेटरी सीक्वेंसेस हैं उनको हम लूजली डिफाइन कर देते हैं रेगुलेटरी जीन्स, इवन दो ये जो सीक्वेंसेस है चाहे वो कोड नहीं भी करते हैं फॉर एनी आरएनए और प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि जो जीन्स हैं बेसिकली मैच्योर आरएनए के अंदर जो इंट्रॉन्स आर नॉट प्रेजेंट, जीन के पार्ट एक्सोन और इंट्रॉन्स दोनों हैं, ठीक है। मैच्योर आरएनए के अंदर सिर्फ एक्सोन होंगे और इंट्रॉन्स वाला पार्ट नहीं होगा, राइट। तो जब हम बात कर रहे हैं इंट्रॉन्स और एक्सोन की, तो मैच्योर आरएनए के अंदर वी विल जस्ट टेक द कोडिंग पार्ट ऑफ डीएनए। आगे देखो, अब हम बात कर रहे हैं बेटा आरएनए पॉलीमरेज जो है एंजाइम जो हमने डिस्कस किया वो प्रोकैरियोट्स के अंदर सिर्फ एक टाइप का होगा। प्रोकैरियोट्स के अंदर वही आरएनए पॉलीमरेज क्या बनवाएगा, आरआरएनए बनवाएगा, टीआरएनए बनवाएगा, एमआरएनए बनवाएगा, ठीक है। तो देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ आरएनएस, एमआरएनए मैसेंजर आरएनए हो गया, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए और आरआरएनए हो गया राइबोसोमल आरएनए। All these RNAs are needed to synthesize a protein in a cell, ठीक है। तीनों के तीनों आरएनए इन्वॉल्व होंगे एक प्रोटीन बनवाने के लिए। तो द एमआरएनए प्रोवाइड्स अ टेम्पलेट। टीआरएनए का काम क्या, देखो यहां से समझते हैं। आरएनए इन प्रोकैरियोट्स, आरएनए इन प्रोकैरियोट्स कितने टाइप का हो गया, वही आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए, ठीक है। तीनों किस में इन्वॉल्व है, दीज आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। आरआरएनए का मतलब राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का मतलब मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब ट्रांसफर आरएनए, राइट। तो ट्रांसफर का मतलब अमाइनो एसिड्स को लेकर आना, कहाँ पर, प्रोटीन सिंथेसिस की जगह पर, और एंड रीड द जेनेटिक कोड। एंड आरआरएनए क्या करेगा, स्ट्रक्चरल कैटालिटिक लोड, मतलब प्रोटीन्स को ज्वाइन कर, अमाइनो एसिड्स को ज्वाइन करवाने का काम किसका रहेगा, आरआरएनए का। इंफॉर्मेशन कौन लेकर आएगा, एमआरएनए मैसेंजर की फॉर्म में, ठीक है। तो देयर इज, ध्यान से देखो, देयर इज अ सिंगल DNA dependent RNA polymerase that catalyze the transcription of all types of tRNA in bacteria। जब हम प्रोकैरियोट्स की बात कर रहे हैं तो it requires क्या, सिंगल RNA polymerase, एक ही तरह का RNA polymerase क्या करेगा, तीनों टाइप के RNA बनवाएगा, राइट, ओके। आगे आ जाओ। बट जब हम बात करेंगे यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स के अंदर आरएनए पॉलीमरेज की 3 टाइप्स हो जाएंगी, टाइप 1, 2 एंड 3, ठीक है। चलो, आरएनए पॉलीमरेज बेसिकली है क्या, एक सेकेंड, आई होप हमने कुछ मिस तो नहीं कर दिया, यस। अब देखो, अब ध्यान से समझना, हम प्रोसेस को भी अभी समझेंगे। जब हम बात कर रहे हैं किसकी, लेट अस मेक वन अनदर स्लाइड, ट्रांसक्रिप्शन।
इसको बेटा हम 3 स्टेप्स में बाइंड कर देते हैं। पहली बात तो हमें चाहिए क्या क्या वो देखो, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। दैट इज हमें चाहिए प्रमोटर, ठीक है, हमें चाहिए स्ट्रक्चरल जीन्स, हमें चाहिए टर्मिनेटर, ठीक है। इसके अलावा हमें क्या चाहिए बेटा, सिग्मा फैक्टर चाहिए, हमें चाहिए रो फैक्टर, हमें चाहिए रो फैक्टर, ठीक है। ये है हमारी रिक्वायरमेंट। और अब हमें पता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कैसे बनता है। और देखो हमें क्या चाहिए, और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, राइट, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ये क्या थी बेटा हमारे पास, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। इसके कौन से 5' एंड 3' जल्दी से बोले कौन से स्ट्रैंड है जो मैंने पहले बनाया है। दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, दिस इज कोडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। तो इसके 5' की तरफ मैं क्या लगा दूं, प्रमोटर, आई एम राइटिंग पी। और इस तरफ मैं क्या लगा दूंगी, टर्मिनेटर, राइट। और ये क्या बन गई बेटा, ये बन गई आपकी स्ट्रक्चरल जीन्स। और मेरे पास क्या चाहिए, मेरे पास चाहिए एक आरएनए पॉलीमरेज। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये, जो आरएनए का पॉलीमर बनवाएगा, ठीक है। दूसरा मुझे क्या चाहिए, एक चाहिए मुझे सिग्मा फैक्टर, ठहरो, दूसरा मुझे क्या चाहिए, आई वॉन्ट सिग्मा फैक्टर, क्योंकि सिग्मा फैक्टर जो है ना थोड़ा सा ना आलसी से किस्म का है। इसको अपना काम स्टार्ट करने के लिए, जैसे डीएनए पॉलीमरेज कहता है ना कि 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, आरएनए प्राइमर को बुलवाओ तभी काम शुरू करूंगा, तो वैसे ही आरएनए पॉलीमरेज भी ये बोलता है कि मैं खुद से काम शुरू नहीं करता, मैं खुद से काम शुरू नहीं करता। तो इसको ना कोई धक्का देने वाला चाहिए, स्टार्ट करवाने वाला चाहिए इससे काम। वो कौन है, दैट इज सिग्मा फैक्टर। तो ये सब चीज़ें हमें याद रखनी है। दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ट्रांसक्रिप्शन। दिस इज सिग्मा फैक्टर, ठीक है। तो जैसे सिग्मा फैक्टर आ जाता है वैसे ही, अच्छा स्टार्ट कहाँ से होनी ट्रांसक्रिप्शन, प्रमोटर साइट से। तो प्रमोटर साइट पर आकर कौन बाइंड कर जाता है, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज। अब आरएनए पॉलीमरेज को कोई तो चाहिए धक्का देने वाला, तो धक्का देने के लिए इसको कौन आ रहा है, इसके पास आ जाता है सिग्मा फैक्टर। कहाँ आके बाइंड कर जाएगा, प्रमोटर साइट पे, और ये क्या करवा देगा, रिएक्शन को स्टार्ट करवा देता है, ठीक है। और फिर हट जाता है, जैसे ही रिएक्शन स्टार्ट करा देगा वैसे ही हट जाएगा। और टर्मिनेटर साइट पे चाहिए इसको एक रो फैक्टर। टर्मिनेटर साइट पे क्या चाहिए, रो फैक्टर, इट रिक्वायर्स आ रो फैक्टर, ठीक है। अब जैसे रो फैक्टर आए थे ना, रो फैक्टर जो है वो आरएनए पॉलीमरेज को काम नहीं करने देता। रो फैक्टर जो है आरएनए पॉलीमरेज को काम नहीं करने देता, और क्या करता है, इसका काम पूरा का पूरा बंद करवा देता है। ये क्या बनाया हमने, रो फैक्टर, और ये कौन सा एंजाइम, वही आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। तो ये सब बातें हमें याद रखनी है। जैसे ही सिग्मा फैक्टर आ जाएगा वैसे ही वो ट्रांसक्रिप्शन को स्टार्ट करवा देगा, और जैसे ही रो फैक्टर आ जाएगा वो पूरा का पूरा काम रुकवा देगा, पूरी की पूरी असेंबली ब्रेक कर देगा, और मीनवाइल सिग्मा फैक्टर शुरू करवा देगा किस काम को, आरएनए बनाने के प्रोसेस को, ठीक है। तो अब ध्यान से समझना जो हम प्रोसेस करने जा रहे हैं। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स टू द प्रमोटर एंड इनिशिएट्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका मतलब पहला स्टेप क्या हो गया ट्रांसक्रिप्शन का, दैट मीन्स इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या हो जाएगा बेटा, इनिशिएशन। इट यूजेस न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट। डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हमने क्या यूज किया था, हमने यूज की थी डीएनटीपीज, जो ड्यूअल पर्पस सॉल्व कर रही थी, सबस्ट्रेट की तरह भी एक्ट कर रही थी और एनर्जी प्रोवाइडर का भी काम कर रही थी। तो यहाँ पे क्या चाहिए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइजेज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट फैशन, मतलब डीएनए को टेम्पलेट स्ट्रैंड को यूज करके कॉम्प्लीमेंटैरिटी को रूल को फॉलो करते हुए ये जो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट है दे विल एक्ट एज सबस्ट्रेट, राइट, और समहाउ फैसिलिटेट्स
अब ये क्या करती हैं, फैसिलिटेट्स द ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूज इलोंगेशन। सेकेंड स्टेप क्या आ जाएगा बेटा, इलोंगेशन। पहला स्टेप आया इनिशिएशन। ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आरएनए रिमेन्स बाउंड to the enzyme. Once the polymerase reaches the terminator region, the nascent RNA falls off. So also the RNA polymerase. This results in the termination of transcription. क्या बोल दिया हमने, देखो पिक्चर के थ्रू समझते हैं, ध्यान से सुनना। ये बेटा डबल हेलिक्स है, ठीक है, डीएनए का, राइट। इस तरफ है बेटा प्रोमोटर साइट 5' एंड की तरफ। यहाँ आता है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर अटैच करता है आरएनए पॉलीमरेज से, ठीक है, और आरएनए पॉलीमरेज को पुश करता है काम करने के लिए। जैसे ही ये क्या हो गया बेटा, इनिशिएशन। सिग्मा फैक्टर के आते ही आरएनए पॉलीमरेज जब वर्क शुरू कर देगा उसको बोलेंगे इनिशिएशन। पहला स्टेप क्या हुआ, इनिशिएशन। दूसरे पे आ जाओ। अब जैसे जैसे ये पॉलीमरेज इस डीएनए हेलिक्स के ऊपर मूव करता जा रहा है, ये क्या कर रहा है, इसको खोलता जाएगा, डीएनए हेलिक्स को खोलता जाएगा और आगे आगे बढ़ता जा रहा है, और यहाँ से न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवा के एक छोटा सा आरएनए निकलना शुरू हो जाता है। करते करते सिग्मा फैक्टर तो अलग हो गया था, डीएनए पॉलीमरेज को धक्का मारा, डीएनए पॉलीमरेज ने यहाँ से मूव किया, हेलिक्स को खुलवाया और खुद जाके अलग हो गया सिग्मा फैक्टर। अब जैसे ही हेलिक्स के ऊपर मूव करेगा आरएनए पॉलीमरेज, न्यूक्लियोटाइड्स को टेम्पलेट स्टैंड को यूज करके कॉपी बनवा के न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ता जाएगा और एक आरएनए का ये छोटा सा पीस बाहर निकलना शुरू हो जाता है। ये और आगे आगे मूव करता जा रहा है और साथ ही साथ पीछे से हेलिक्स को बंद भी करता जा रहा है, राइट। आगे आगे मूव करते करते देखो, अब ये बबल यहाँ से यहाँ आ गया, पीछे से सारा डीएनए वो वापस क्लोज भी करता जा रहा है, ठीक है, सीलिंग भी करता जा रहा है और आगे आगे बबल बनता जा रहा है, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल। ऐसे मूव करते करते ये कहाँ आ जाता है, टर्मिनेटर साइट पे। अब टर्मिनेटर साइट पे इसको मिल जाता है रो फैक्टर, जो हर वक्त रोता रहता है और आके आरएनए पॉलीमरेज को बोलता है कि भाई अब ऐसा कर, बहुत काम हो गया, अब तुझे काम नहीं करना, अब तुम मेरे साथ चल, ठीक है। तो ये रो फैक्टर इस आरएनए पॉलीमरेज को ले जाता है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज रो फैक्टर से जुड़ जाएगा, वैसे ही क्या होगा, आरएनए का ये जो पीस अलग हो जाएगा और पूरी की पूरी असेंबली, मतलब ये फिर से डीएनए को सील हो जाएगा और आरएनए पॉलीमरेज के जाते ही ये प्रोसेस जो है रुक जाएगा और आरएनए हमारे पास बन के निकल जाएगा। इसको बोलते हैं टर्मिनेशन। इलोंगेशन में क्या हुआ, इलोंगेट कर रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करके क्या बन रहा है, दैट इज आरएनए बनता जा रहा है, ठीक है। तो एक बार ध्यान से समझो, एक सेकेंड, देखो इसको और सिंप्लीफाई करें। ये है बेटा, देखो मेरे पास ये था एक, ध्यान से समझना है ना। अब मैं बहुत सिंपल कर रही हूँ, इस पूरा डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करके। टर्मिनेटर, ये थी स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है। यहाँ पे आता है बेटा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आता है और यहाँ आता है सिग्मा फैक्टर, राइट। जैसे सिग्मा फैक्टर आया, अब ये क्या था, डबल स्टैंड, यहाँ पे बन गया बबल, इसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन बबल, ट्रांसक्रिप्शन बबल, ठीक है। कैसे बनाइए, इसने आरएनए पॉलीमरेज को यहाँ पे मूव करवाया, ठीक है। दिस इज आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, आरपी लिख रही बेटा, इसको समझ जाना, इसको समझ जाना, आरपी। और यहाँ पे सिग्मा फैक्टर क्या हो गया, अलग हो गया, सिग्मा फैक्टर सेपरेटेड। बस इसका काम क्या था, आके बस पुश करना था, किसको, आरएनए को पुश कर दिया तो ये ट्रांसक्रिप्शन बबल खुल गया, ठीक है। और यहाँ पे कौन सी साइट है, टर्मिनेटर साइट है। ये 5' है, ये 3' है, ये 5', ये 3'। तो यहाँ पे प्रमोटर था, यहाँ पे क्या, टर्मिनेटर। अब क्या हुआ, अब जैसे ही ट्रांसक्रिप्शन बबल आगे आगे मूव किया, ध्यान से देखना, अब मैं ट्रांसक्रिप्शन बबल यहाँ पे बना रही हूँ, ठीक है। इधर से ये फिर से क्लोज करता जा रहा है, ट्रांसक्रिप्शन बबल और आगे आगे मूव करता जा रहा है, आगे आगे मूव कर गया, पहले यहाँ था, यहाँ से यहाँ मूव कर गया, ठीक है। तो आरएनए पॉलीमरेज जैसे जैसे मूव कर रहा है और यहाँ से छोटा सा एक आरएनए बाहर निकलता जा रहा है, राइट। अब यहाँ पर है बेटा देखो टर्मिनेटर, यहाँ क्या है, टर्मिनेटर। तो अब ये आरएनए निकलना स्टार्ट हो गया, फिर क्या होगा, फिर ये ट्रांसक्रिप्शन बबल बिल्कुल और आगे मूव कर गया, तो धीरे धीरे ये आ जाता है बेटा टर्मिनेटर साइट पर। टर्मिनेटर साइट पर कौन, आरएनए पॉलीमरेज,
आरएनए पॉलीमरेज। ठहरो मैं इसको फिर से इसको आरपी लिख रही हूँ, और यहाँ से साइड में क्या बन के निकल रहा है, आरएनए, राइट। अब देखो आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही टर्मिनेटर साइट पे आएगा वैसे ही क्या होगा बेटा, ये यहाँ पे आ गया टर्मिनेटर साइट पे, तो यहाँ मिल गया इसको रो फैक्टर। रो फैक्टर, रो फैक्टर के साथ अब कौन अटैच हो गया, रो फैक्टर, रो फैक्टर और आरएनए पॉलीमरेज। अब इनकी हो गई दोस्ती, दोस्ती होते ही आरएनए तो निकल गया, और अब ये ट्रांसक्रिप्शन बबल यहीं का यहीं ब्रेक कर जाएगा और पूरी की पूरी फिर से सीलिंग हो जाएगी और यहाँ से निकल जाएगा आरएनए, ठीक है। तो ये 3' 5' 5' 3' ये सारा आपका था स्ट्रक्चरल जीन्स, है ना, ये प्रमोटर और ये टर्मिनेटर, राइट। ये क्या था यहाँ पे, प्रमोटर। तो आई होप हमें क्लियर हो गया है, कुछ भी नहीं है। इमेजिन करो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक डीएनए का थ्रेड था, ठीक है। जैसे जैसे इसके ऊपर आरएनए मूव करता जा रहा है, आरएनए मूव करता जा रहा है, ये देखो पहले ये ऐसे क्लोज था, इतना इतना पार्ट खुल गया, इतना इतना पार्ट खुल गया, तो यहाँ से आरएनए बन के निकला, फिर ये आगे आगे मूव कर रहा है, इसको बैक को इसको सील करता जा रहा है, और आगे आगे पार्ट खुलते 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 ये टर्मिनेटर साइड पे आते ही क्या हो जाएगी, असेंबली पूरी की पूरी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इनिशिएशन, देन इलोंगेशन, देन टर्मिनेशन, राइट। चलो अब देखो, अब एक क्वेश्चन है दैट how is RNA polymerase able to catalyze all the 3 steps, जो क्या क्या है, इनिशिएशन है, इलोंगेशन है और टर्मिनेशन है, ठीक है। RNA polymer is capable of only catalyzing the process of elongation, वो इलोंगेशन करवा सकता है, प्रोमोटर साइट से अपने आप काम शुरू नहीं कर सकता। उसके लिए कौन आता है, इट एसोसिएट ट्रांजिएंटली विद इनिशिएशन फैक्टर दैट इज सिग्मा। सिग्मा क्या है, इनिशिएशन फैक्टर है, एंड टर्मिनेशन फैक्टर कौन से, रो। इनिशिएशन फैक्टर क्या करेगा, इनिशिएट करेगा, और टर्मिनेशन फैक्टर टर्मिनेट करेगा ट्रांसक्रिप्शन को रिस्पेक्टिवली। एसोसिएशन विद दिस फैक्टर ऑल्टर द स्पेसिफिसिटी ऑफ आरएनए पॉलीमरेज टू आइदर इनिशिएट और टर्मिनेट। अगर सिग्मा आ गया तो इनिशिएशन, रो आ गया तो टर्मिनेशन। सिग्मा आ जाएगा तो ठीक है मैं पढ़ना शुरू कर देता हूँ, जैसे ही कोई दूसरा दोस्त आ गया रो फैक्टर जैसा, वो खेलने भाग जाएगा। मतलब कहने का समझो कि इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर, टर्मिनेशन के लिए रो फैक्टर, और आरएनए पॉलीमरेज के पास कैपेबिलिटी है सिर्फ इलोंगेशन करवाने की, 5' to 3', वो न्यूक्लियोटाइड्स को ज्वाइन करवा के आरएनए की चेन बाहर निकालता जाता है, ठीक है। अब देखो कितने टाइप्स के आरएनए और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो हमने देखा बैक्टीरिया के अंदर, क्योंकि अब जो आरएनए बन के निकला ना बेटा किसके अंदर, यूकैरियोट्स के अंदर, दैट इज एचएनआरएनए, दैट इज एचएनआरएनए। अभी हम समझेंगे, पहले इसको समझो। बैक्टीरिया के अंदर क्योंकि एमआरएनए को कोई भी प्रोसेसिंग की जरूरत नहीं है एक्टिव होने के लिए, और कोई भी ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक ही कंपार्टमेंट के अंदर होती है। क्यों, देखो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके पास न्यूक्लियस तो होता नहीं है, तो इसका डीएनए भी साइटोप्लाज्म के अंदर है और ट्रांसक्रिप्शन भी साइटोप्लाज्म के अंदर चल रहा है। तो ये क्या है, एक ही कंपार्टमेंट के अंदर दोनों प्रोसेस चल रहे हैं, चाहे वो ट्रांसक्रिप्शन है चाहे ट्रांसलेशन है। देयर इज नो सेपरेशन ऑफ साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियस इन द बैक्टीरिया। बहुत बार ट्रांसलेशन जो है कैन बिगिन मच बिफोर द एमआरएनए इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। फुली ट्रांसक्रिप्शन होने से पहले ही बहुत बार क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस है वो भी शुरू हो सकता है। कॉन्सिक्वेंटली ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन को हम ये भी बोल सकते हैं दैट दे कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि दे आर अकरिंग इन द सेम कंपार्टमेंट, एक ही कंपार्टमेंट में होने की वजह से। लाइन याद रखोगे, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर तो देखो ये न्यूक्लियस है, देयर इज न्यूक्लियस। तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा न्यूक्लियस के अंदर और ट्रांसलेशन होगा साइटोप्लाज्म के अंदर। तो न्यूक्लियस से आरएनए बनके
डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस के अंदर, वहाँ से आरएनए आएगा साइटोप्लाज्म में। तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी कपलिंग नहीं होगी। बट आपसे पूछा जाए क्या कपलिंग होती है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की, आप बोलोगे हाँ प्रोकैरियोट्स के अंदर, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर दोनों अलग अलग चैम्बर्स में हो रहे हैं, तो देयर इज नो कपलिंग। ठीक है, चलो आगे आओ। यूकैरियोट्स के अंदर देयर आर एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज, देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज बनेंगे। जैसे कि हमने प्रोकैरियोट में पढ़ा देयर इज ओनली 1 आरएनए पॉलीमरेज, यहाँ क्या है 3 टाइप के न्यूक्लियस के अंदर। इन एडिशन टू आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स जिनके अंदर हमें पता है कि अलग से उनका जो बनेगा आरएनए दैट इज इन द माइटोकॉन्ड्रिया जैसी ऑर्गेनेल्स में अंदर। देयर इज क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। आरएनए पॉलीमरेज 1, अब ये याद रखोगे बेटा, आरएनए पॉलीमरेज 1 से क्या बनेगा, आरआरएनए, 1 से बनेगा आरआरएनए। ठीक है, आरआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज 3 से बनेगा टीआरएनए। ठीक है, और वेयर इज आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनेगा एमआरएनए। द आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब प्रिकर्सर ऑफ एमआरएनए, क्योंकि कौन सा आरएनए बनेगा, एचएनआरएनए, द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, तो देखो अगर हम बात करें ध्यान से देखो, आरआरएनए से बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 1, एमआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 2, टीआरएनए बनाने के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 चाहिए हमें। ठीक है, सो आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाएगा आपका आरआरएनए। ठीक है, आरएनए पॉलीमरेज 1 ट्रांसक्राइब्स आरआरएनए, जिसके अंदर हमें पता है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर 70S का, यूकैरियोट्स के अंदर इट इज़ ऑफ 80S, और प्रोकैरियोट्स के अंदर जब हम बात करेंगे तो 70S मतलब 30 और दैट इज 50S है ना, और 80S दैट इज 40 और 60। तो दीज आर द स्वेडवर्क यूनिट्स। तो डिफरेंट टाइप्स के आरआरएनए प्रेजेंट है, दैट इज 28S, 18S और 5.8S आरएनए बनने के लिए हमें क्या चाहिएगा, दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 1, और आरएनए पॉलीमरेज 3 हमें चाहिए टीआरएनए के लिए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टीआरएनए। 5S आरएनए मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, देन स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, और 5S आरएनए के लिए दैट इज आरएनए पॉलीमरेज 3। आरएनए पॉलीमरेज चाहिए हमें फॉर एमआरएनए। ठीक है, तो इसका मतलब हमें 3 टाइप के आरएनए चाहिए होंगे। और अब देखो इन यूकैरियोट्स में 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, वो क्या क्या है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी इज दैट प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन्स। अब ये जो बन के निकला प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट, जो हमारे पास आरएनए आता है, कौन सा आरएनए, एचएनआरएनए, इसके पास क्या है बेटा, बोथ एक्सॉन्स एंड इंट्रॉन्स, कोडिंग वाला पार्ट भी है, नॉन कोडिंग वाला पार्ट भी है, एंड इंट्रॉन्स आर नॉन फंक्शनल। ये वाला पार्ट क्या है, दिस इज नॉन फंक्शनल, तो इसकी हमें जरूरत नहीं है। और एक्सॉन्स वाला पार्ट क्या है, दिस इज फंक्शनल पार्ट। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दिस इज द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट दैट इज एचएनआरएनए। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नॉन फंक्शनल वाले पार्ट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। तो एक्सोन वाले पार्ट को रख लो और इंट्रोन्स वाले पार्ट को हटा दो, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो यहाँ हम बोल देंगे रिमूवल ऑफ इंट्रोन्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो हमारे पास जो आरएनए बन के आता है उसके पास दोनों पार्ट है। अब हम एक काम करते हैं, इनको रेड वालों को सबको हटा देते हैं, तो अब हमारे पास ज्वाइन हो जाएंगे सिर्फ एक्सोन वाले पार्ट, सिर्फ एक्सोन वाले पार्ट। ठीक है, अब ये जो हमारे पास बनेगा, अब ये जो एक्सोन्स को ज्वाइन करने के बाद हमने क्या किया बेटा, इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया। इस प्रोसेस को हमने बोला स्प्लाइसिंग, इस प्रोसेस को हमने बोला स्प्लाइसिंग, और एक्सोन्स को ज्वाइन कर दिया हमने एक डिफाइंड ऑर्डर में, राइट। एचएनआरएनए दैट अंडरगोज एडिशनल, अब इसको प्रोसेसिंग की जरूरत है। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक कैपिंग कर देंगे और एक हम कर देंगे टेलिंग। 3 प्राइम एंड पे हम करेंगे टेलिंग और 5' एंड पे करेंगे कैपिंग। कैपिंग में क्या होता है बेटा, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड दैट इज
मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, एक अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड दैट इज मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, उसको ऐड कर देंगे 5' पर, इज एडेड टू द 5' एंड ऑफ HNRNA। और टेलिंग के अंदर क्या होता है, पोलीएडेनिन की टेल लगा देंगे, टेलिंग एडिनाइलेट रेजिड्यूज 200 से 300 के करीब पोलीएडेनिन की टेल हम ऐड कर देंगे 3' एंड पर। ठीक है, ये देखो ये HNRNA निकला बाहर। ठीक है, HNRNA के पास एक्सोन भी है, इंट्रोन्स भी है, एक्सोन इंट्रोन, दिस इज इंट्रोन, दिस इज एक्सोन, दिस इज इंट्रोन, दिस इज एक्सोन। तो हमें क्या करना है, अब हम इंट्रोन्स वाले पार्ट को हटा देंगे, जिसको हमने बोला स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग करके हमारे पास क्या आ गया, सिर्फ एक्सोन वाले पार्ट। 3rd एंड पे ज्वाइन कर दो पोलीएडेनिन टेल, और 5 एंड पे ऐड कर दो दैट इज स्पेशल काइंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड, जिसका नाम क्या है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब ये जो स्ट्रक्चर बनती है, दिस इज mRNA, दिस इज mRNA, a template independent manner, it is the fully processed HNRNA। अब हम इसको बोलेंगे mRNA that is transported, रेडी है अब वो न्यूक्लियस से बाहर निकलने के लिए, मतलब एक मैच्योर RNA हमारे पास बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, ओके। इन कॉम्प्लेक्सिटीज का सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, इज नाउ बिगिनिंग टू बी अंडरस्टूड। अब थोड़ा हमने शुरुआत किया है कॉम्प्लेक्सिटीज को समझने का। ठीक है, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रॉबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ जीनोम। पहले का जो पुराना, जब हम एवोल्यूशन की बात कर रहे थे, जब एवोल्यूट हुआ था आरएनए, तो उसका एंशिएंट फीचर है जीनोम का। ठीक है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रोन्स, ये एक तरह से हमारी जो पुरानी टाइम की याद दिलाता है हमें, दैट इज द रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी, एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ल्ड। प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग ये बताता है कि इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज के बावजूद भी आरएनए जो है, जिसके अराउंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस एवोल्यूट हुए हैं। ठीक है, इन रिसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आरएनए एंड आरएनए डिपेंडेंट प्रोसेसेस इन द लिविंग सिस्टम हैज एज्यूम्ड मोर इंपॉर्टेंस। तो हमने अभी तक क्या समझा, ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस, हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट को समझा। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं जल्दी से। हमने ये समझा पूरे के पूरे डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी, कुछ सेगमेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है। ठीक है, जब सेगमेंट्स की ट्रांसक्रिप्शन होती है तो कुछ यूनिट को, उसको हमने बोला ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो 2 स्ट्रैंड्स हैं, एक स्ट्रैंड होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड, एक होता है बेटा कोडिंग स्ट्रैंड। तो कोडिंग स्ट्रैंड के रिस्पेक्ट में हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर प्रोमोटर और टर्मिनेटर को फिक्स करते हैं, और आरएनए पॉलीमरेज जो है आके काम शुरू करवाता है सिग्मा फैक्टर की हेल्प से। आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करवाता है न्यूक्लियोटाइड्स को 5' to 3' डायरेक्शन में, और स्ट्रक्चर जीन को कॉपी करते हुए एक आरएनए का पार्ट बनता है। वो जो आरएनए बन के आता है आफ्टर द ट्रांसक्रिप्शन, दैट इज HNRNA दैट रिक्वायर्स स्प्लाइसिंग। इंट्रोन्स वाले पार्ट को रिमूव कर दो, एक्सोन्स वालों को ज्वाइन कर दो, और अब वो हाईली जो रिएक्टिव आरएनए है उसको थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए हमें क्या चाहिए, 3 एंड पे हम लगाएंगे टेल, पोलीएडेनिन टेल, और 5' एंड पे हम कर देंगे दैट इज कैपिंग। उसके बाद हमारे पास बन जाएगा एक मैच्योर आरएनए। नाउ इट्स अ क्वेश्चन टाइम, तो जल्दी से कुछ क्वेश्चंस के आंसर देंगे। द प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस इज इन फैक्ट only segment of DNA copied to RNA, either entire segment नहीं, only one segment, कुछ segment ही copy होगा RNA के ऊपर, that is B। next देखो, a segment of DNA coding for polypeptide, इसको हमने क्या नाम दिया, सिस्ट्रोन का। इसको हमने क्या नाम दिया बेटा, सिस्ट्रोन का नाम दिया। okay, then देखो, the coding sequence of DNA are known as डैश एंड द इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस आर नोन एज, देखो इसको हमने बोला एक्सॉन्स और इनको हमने बोला इंट्रोन्स। ठीक है, तो कोडिंग सीक्वेंसेस HNRNA कौन से हैं, एक्सॉन्स, और दूसरे क्या हैं, इंट्रोन्स। देन व्हाट आर द कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड फॉर द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। क्या क्या चाहिए बेटा हमें, प्रमोटर चाहिए, यस, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, यस, रो फैक्टर भी चाहिए। व्हाट आर द कंपोनेंट रिक्वायर्ड, इनिशिएशन सॉरी रो फैक्टर, दिस इज सिग्मा फैक्टर। तो सिग्मा फैक्टर हमें चाहिए, प्रमोटर चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज चाहिए, सिंपली फॉर इनिशिएशन। देन एडिशनल पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेसिंग लाइक कैपिंग एंड टेलिंग इज कैरेक्टरिस्टिक टू HNRNA, अभी भी हमने डिस्कस किया। ठीक है,
So with this, we have completed the entire process of transcription, right? So this is the time to say thank you. और अगर कोई भी आपके डाउट होंगे तो you can ask your doubts in our comment section में आप पूछ सकते हैं. We are always there to solve your doubts, right? So with this, thank you, but always remember that you have to learn with a smile.